हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ की एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। पिछली एक्सरसाइज में हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि सीखी, प्रतिस्थापन विधि सीखी और इस एक्सरसाइज में हम रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की एक नई विधि जिसका नाम वज्रगुणन विधि है उसको सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि किसका कोई भी हल नहीं है, किसका एक अद्वितीय हल है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यानी जिस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा फिर उसे हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो ये पता करने के लिए कि इसका किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये पता करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। पिछली एक्सरसाइज में हम इस तरह से कर चुके हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तब तो अद्वितीय हल होता है, और a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 तब उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तब इसका कोई भी हल नहीं होता। ये मैं पीछे की एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। अगर वो एक्सरसाइज नहीं देखी हो तो पहले उस एक्सरसाइज को देख लें। पहला क्वेश्चन है इसका, x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। पहले हमें इसमें ये पता करना है कि इसके अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो देखो उसके लिए हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाले। यहाँ पे a1 पहली समीकरण से निकलेगा। पहली समीकरण की हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराते हैं और दूसरी समीकरण की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराते हैं। ठीक है, तो हम अगर तुलना कराएं तो a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा हमारा 1, b1 का मान -3, c1 का मान -3, a2 का मान 3, b2 का मान -9 और c2 का मान -2। ठीक है, यहाँ पे हमने a1/a2 निकाला, a1 का मान 1 और a2 का मान 3 तो 1/3 आ गया। b1/b2 निकाला तो b1 का मान -3, b2 का मान -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 1/3 आ गया। और c1/c2 निकाला तो -3 बटे -2 यानी 3/2 आया। ठीक है, तो देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, और अगर इसका कोई भी हल नहीं है तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। सिर्फ उस कंडीशन में हमें आगे सॉल्व करना है जब रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे तो अद्वितीय हल नहीं है तो इसे यहीं छोड़ देंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2x प्लस वाई बराबर से इधर ले आए इसे, तो -5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y ये -8 बराबर 0। समीकरण ये 1 और ये समीकरण 2। a1 b1 c1 के मान निकालेंगे a2 b2 c2 के। a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -5, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8। ठीक है, निकालो जरा a1/a2। a1/a2 निकालेंगे 2/3 क्योंकि a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3। b1/b2 निकालो, b1 का मान 1 और b2 का मान 2, 1/2। ये 2/3, ये 1/2, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के
तब रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, यही कंडीशन है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। और सवाल में दिया था अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, तो हमें अब इसे वज्रगुणन विधि से करना है हल। ठीक है, तो देखो वज्रगुणन विधि क्या होती है, कैसे करेंगे वज्रगुणन विधि से। x और y दो चर हैं हमारे, x और y दो चर हैं ना, तो हमने लिख लिया x बटे और y बटे, और ये अचर, तो अचर के लिए 1 बटे लिख लिया। ठीक है, x बटे, y बटे और 1 बटे। ठीक है, अब x के बटे में क्या आएगा, x में x को छुपा लो, x को छुपाया हमने, तो y और अचर पद बचे। तो y का गुणांक यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे y का गुणांक 2, तो 1 2। ठीक है, अचर -5 और -8, ये x के बटे में हो गया। अब y के बटे में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, y को छुपा लेंगे, y को छुपा लिया, बचा x और अचर पद। तो पहले अचर पद लिखेंगे क्योंकि यहाँ अचर पद से खत्म हुआ था ना ये x के बाद में, तो यहाँ पे पहले अचर पद यानी -5 और -8। ठीक है, फिर क्या बचा एक x, तो 2 और 3। ठीक है, बराबर 1 बटे, 1 के बटे में क्या लिखेंगे, यानी अचर पद के बटे में तो अचर को छुपा लेंगे। क्या बचा, 2 3 से आएगा पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 3 से खत्म हुआ है, तो यहाँ 2 3 से शुरू होगा, 2 3 और 1 और 2। ठीक है, यानी हम इसे लिखते हैं BC, पहले B फिर C फिर CA फिर AB, BC CA AB। ठीक है, या BCAB हम लिख सकते हैं, BCA पहले BC फिर CA फिर AB। ठीक है, आया समझ इतना। अब क्या करते हैं हम, अब करने के लिए हम इसकी कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा। पहले ऊपर से नीचे गुणा कराते हैं, 1 की -8 से कराएंगे तो -8। ठीक है, चलो ये उधर लिख लिया, उधर देखते हैं इसे, तो यही तो था। अब कराएंगे हम इसकी गुणा, 1 की पहले ऊपर से नीचे, 1 की -8 से कराएंगे तो -8, फिर एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं अपनी तरफ से, और 2 पंजे 10, वो भी -10। ठीक है, बराबर 22 बटे 5 की जब हम 3 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15, -15, फिर माइनस का निशान अपनी तरफ से लगाते हैं एक, 8 दूनी -16। ठीक है, माइनस का था 8, बराबर 2 दूनी 4, -3 कम 3, यानी दोनों गुणा के बीच में एक माइनस का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, 8 बटे -8 माइनस प्लस के 10, x बटे -8 और प्लस के 10। ठीक, y बटे -15 और माइनस प्लस के 16, 1 बटे 4 में से 3 कम करेंगे 1, ये बच्चा x बटे 2, ये बच्चा y बटे 1, क्योंकि 16 में से 15 कम करेंगे 1, और ये होगा 1 बटे 1। एक बार x को अचर वाले के साथ रख लेंगे, एक बार y को रख लेंगे अचर वाले के साथ। ठीक है, x को भी अचर पद के साथ में रख लेंगे बराबर में, और y को भी अचर के साथ में रख लेंगे x और y का मान निकालने के लिए। तो एक बार x बटे 2 को हमने 1 बटे 1 के बराबर किया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर 2, और जब एक बार y बटे 1 को लिया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y बराबर 1, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1, और यही हमारा हो गया हल। आया समझ में। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। ठीक है, तो हमने क्या किया, 20 बराबर से उस दूसरी साइड में इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, ऐसे 40 को जब बराबर से इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x - 5y - 20 बराबर 0 और 6x - 10y - 40 बराबर 0, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक, a1 b1 c1 के मान निकालो। a1 का मान 3 हो जाएगा पहली समीकरण से, b1 का मान -5 और c1 का मान -20। ठीक है, a2 का मान 6, b2 का मान -10 और c2 का मान -40। निकालो a1/a2। a1/a2 3 बटे 6, यानी 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 1 बटे 2।
b1/b2 निकालो, माइनस के 5 बटे -10, माइनस से माइनस 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी ये भी 1/2। और c1/c2 का मान निकालो, माइनस के 20 बटे माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 कम 20 और 20 दूनी 40, यानी 1/2। तो यहाँ पर तो तीनों 1/2 के बराबर आए, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर c1/c2, तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या क्या होता है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, जब ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा x माइनस के 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0। ठीक है, हल x माइनस के 3y माइनस 7 बराबर 0 को समीकरण 1 माना और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 को समीकरण मान लिया 2। a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर माइनस के 7। ठीक है, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर माइनस के 15। ठीक है, a1/a2 निकालो, a1/a2 1/3। ठीक है, b1/b2, b1 का मान -3, b2 का मान भी -3, तो -3 बटे -3, माइनस से माइनस 3 कम 3, 1/1 आ गया। ये 1/3 और ये 1/1, यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। और जब अद्वितीय हल है इसका, तब हमें इसे वज्रगुणन विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसे वज्रगुणन विधि से हल करके। देखो x और y दो चर हैं, तो x बटे और y बटे और एक अचर के लिए 1 बटे। ठीक है, x के बटे में क्या लिखेंगे भाई, x को छुपा लेंगे x के बटे में लिखने के लिए। यही तो किया था पिछले सवाल में भी, x को छुपा लेंगे तो y का गुणांक यहाँ पे -3 और y का गुणांक यहाँ पर भी -3। ठीक है, तो x के बटे में आया -3 और -3। ठीक है, फिर आगे ये बचा हमारा अचर पद, तो -7 बटे -15। ठीक, अब आते हैं हम y बटे। y के जब बटे में लिखेंगे तो y को छुपा लेंगे, तो देखो -7 -15 तो ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आ गया। और एक बचा x, तो x का गुणांक यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 1 और 3। ठीक है, 1 के बटे में लिखेंगे तो 1 और 3 तो ऐसे ही आ जाएगा पहले, तो ये अचर को छुपाएंगे। 1 3 x का गुणांक आया, y के गुणांक लिख देंगे -3 और -3। ठीक है, जब x के बटे में लिखते हैं तो x को छुपाते हैं, y के बटे में लिखते हैं तो y को छुपाते हैं, और जब अचर पद के बटे में लिखते हैं तो अचर पद को छुपाते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों की गुणा कराएंगे इनकी। x बटे 3 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस के 45, एक माइनस का निशान लगाते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस के 7 तिया 21। ठीक है, तो ये प्लस का 21 और जो ये वो माइनस है जो हमने माइनस का लगाया था दोनों गुणा के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे करो 22 बटे 7 तिया 21 माइनस का 21, एक माइनस हमने लगाया, 15 एकम 15 माइनस के बराबर 1 बटे 1 तिया 3 यानी माइनस के 3, एक माइनस और 3 तिया 9 यानी माइनस के 9। क्या हुआ भाई, x बटे 45 में से 21 कम करेंगे तो कितना हो गया 24 बराबर 22 बटे माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस का 15 बराबर 1 बटे माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 9। तो x बटे 24 बराबर 22 बटे कितना बचा, माइनस के 6 बचा, बराबर 1 बटे 6। तो एक बार x बटे 24 को 1 बटे 6 के बराबर करो और एक बार 22 बटे -6 को 1 बटे 6 के बराबर, ये कर दिया हमने। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x बराबर 24, x बराबर 24 बटे 6, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ पे कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 6y बराबर -6, तो y बराबर -6 बटे 6 और 6 एकम 6, y का मान -1, तो x बराबर 4 और y बराबर -1। यही आ गया इसका हल। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है हमारा, सवाल नंबर 2 है a और b के
किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है ये ए और बी के ऐसे मान पता करा रहे हैं जिससे कि ये जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों। और हमें पता है अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तभी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। पहली समीकरण है हमारी 2x + 3y, इधर -7 बराबर 0 कर लिया हमने, पहली समीकरण मान ली इसे। दूसरी समीकरण a - bx + a + by, माइनस का आ जाएगा इधर 3a, माइनस हो जाएगा b और प्लस का हो जाएगा 2 बराबर 0। ठीक है, ये हो गई हमारी दोनों समीकरण। a1 का मान निकालें यहाँ से तो 2, b1 का मान निकालें तो 3 और c1 का मान निकालें तो -7। a2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा a - b, b2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा a + b और c2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 - b + 2। ठीक है, चूँकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि यही तो कहा था ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि, कब, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। सही है, a1 का मान 2, a2 का मान a - b। ठीक है, b1 का मान हमारा 3, b2 का मान a + b, c1 का मान हमारा -7 और c2 का मान -3 - b + 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 बटे, अब क्या करते हैं यहाँ, पहले को और तीसरे को बराबर रखते हैं और दूसरे और तीसरे को बराबर रखते हैं। यही किया था पिछले सवालों में भी, तो पहले और तीसरे को बराबर रखो। 2 बटे a - b को बराबर रखा हमने -7 बटे -3a - b + 2 के, और 3 बटे a + b को बराबर रखा -7 बटे -3 - b + 2 के। ठीक है, पहले इसे हल करते हैं, करो जरा। इसे हल करेंगे तो इसकी हमने कराई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कराओ। 2 तिया 6, माइनस के 6a, माइनस का 2b प्लस के 4 बराबर माइनस का 7a और प्लस का 7b। ठीक है, इधर लेके आए, माइनस के 6a माइनस 2b प्लस 4, ये इधर आके प्लस का 7a हुआ, ये माइनस का 7b हुआ बराबर 0। तो 6a है माइनस के और 7a हैं प्लस के, तो 7a में से 6a कम करेंगे, 1a बचेगा। 2b हैं माइनस के और 7b भी माइनस के, तो माइनस के 9b प्लस 4 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरे ये ले लेंगे हम, 3 बटे a + b बराबर -7 बटे -3a - b + 2। इसकी भी कराओ जरा तिरछी गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, माइनस का 9a माइनस का 3b और 3 दूनी 6। ठीक है, ये कराओ 7a - 7b। ठीक, इधर लेकर के आओ, माइनस के 9a माइनस का 3b प्लस 6, माइनस है इधर, इधर आकर के प्लस का 7a हो गया, और ये भी इधर आकर के प्लस का 7b बराबर 0। माइनस का 9a ये हैं और 7a हमारा ये है, 7a में से 9a कम करेंगे तो माइनस का 2a, 3 भी हैं माइनस के और 7 भी हैं प्लस के, तो 7 में से जब 3 कम करेंगे तो 4 भी बचेंगे, प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से देखो माइनस का 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 2 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का माइनस हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, चिन्ह बदल गए क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, और जब माइनस इधर इसकी गुणा में है ना, तो इधर बटे में जाएगा, बटे में जाके ये हो जाएगा 0, यानी a - 2b - 3 बराबर 0। तो हमारे ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया, 2 रैखिक समीकरण आ गई। ठीक है, अब हम इनको हल करेंगे वज्रगुणन विधि से। ठीक है, आइए देखते हैं, अब इसमें लगाते हैं वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि के लिए यहाँ पे देखो जो हमारे चर हैं वो a और b हैं। पिछले सवालों में x और y थे, तो हमने x बटे लिखा था और y बटे लिखा था, लेकिन यहाँ पे जब चर हमारे a और b हैं तो हम लिखेंगे a बटे और b बटे और फिर 1 बटे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर चर x y हैं तो
x बटे और y बटे लिखेंगे, और अगर चर हमारे a b हैं तो a बटे और b बटे लिखेंगे। मतलब जो चर होंगे हमारे वही लिखे जाएंगे यहाँ पे। ठीक, लिखो फिर a के बटे में क्या लिखेंगे, a के बटे में a को छुपा लेंगे। कितना हो गया, -9 और -2, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे -3। ठीक है, आगे अब b के बटे में लिखने के लिए हम b को छुपा लेंगे, तो 4 और -3 तो पहले ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया। फिर 1 और 1, क्योंकि a के गुणांक 1 1 है। 1 के बटे में लिखने के लिए हम अचर पद को छुपाएंगे, तो 1 1 तो ऐसे ही आ जाएगा पहले, और क्या बचा हमारा -9 और -2। ठीक, तो देखो यहीं से शुरू होता है बिल्कुल, यानी सबसे पहले और सबसे लास्ट में सेम आएगा, और ये दोनों सेम आएंगे। कराओ अब गुणा, 9 तिया 27 प्लस के 27 माइनस 2 चौक 8 माइनस के 8, b बटे 4 एकम 4 और -3 की जब 1 से कराएंगे -3 बराबर 1 बटे 2 एकम 2 माइनस के 2 माइनस 1 नामा माइनस के 9। ठीक है, a बटे हो जाएगा 27 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस, b बटे हो जाएगा 4 प्लस 3, और ये हो जाएगा 1 बटे -2 और प्लस के 9। ठीक, अब देखो तो a बटे 27 8 35, b बटे 4 और 3 7, और 1 बटे 9 में से 2 कम करेंगे तो 7। इन दोनों को बराबर रखेंगे, यानी a बटे 35 को बराबर रखेंगे 1 बटे 7 के, और b बटे 7 को बराबर रखेंगे फिर 1 बटे 7 के। तो a बटे 35 को जब 1 बटे 7 के बराबर रखा हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जरा। 7a बराबर 35, तो a बराबर 35 बटे 7, 7 पंजे 35, a बराबर 5। b बटे 7 बराबर 1 बटे 7, तो 7b बराबर 7, तिरछी गुणा, तो b बराबर 7 बटे 7 और 7 एकम 7, यानी a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया हमारा 1। ठीक है, आया होगा समझ में। तो अगर उन समीकरणों में a की जगह 7 और b की जगह a की जगह 5 और b की जगह हम 1 रख दें, तो उन रैखिक समीकरणों का जो हल है वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। हमें पता है कोई हल कब नहीं होता, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर नहीं होता c1/c2 के। ये कंडीशन होती है जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो फिर पहली समीकरण है हमारी 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 लिख लिया हमने, और ये हो गया 2k-1 x प्लस k-1 वाई माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0। ये दूसरी समीकरण। a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 का मान 3 होगा, b1 का मान 1 होगा, और c1 का मान होगा -1। a2 का मान हो जाएगा 2k-1, b2 का मान k-1, और c2 का मान हो जाएगा -2k-1। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यही कहा ना, कोई हल नहीं है। तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और ये बराबर नहीं हो c1/c2 के। ठीक, तो a1 का मान हमारा 3, a2 का मान 2k-1, b1 का मान हमारा है 1 और b2 का मान k-1, और c1 का मान है हमारा -1 और c2 का मान है -2k-1। तो हमें k का मान निकालना है ना, तो देखो k का मान तो इनसे बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल दिया हमने। इन दोनों को बराबर रखा, तिरछी गुणा कराओ, 3k-3 बराबर 2k-1। 3k में से 2k इधर आकर माइनस का होगा, 1k बचेगा, ये इधर माइनस का 3 है, उधर जा करके प्लस का 3 होगा, तो 3 - 1 2, तो k बराबर कितना आ गया हमारा 2, और हमें k का मान ही पता करना था, तो ये हो गया k का मान 2। ठीक है, आइए इसका देखते हैं तीसरा सवाल। सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं इसका। तो हमारा तीसरा सवाल है इसका, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। पहली समीकरण हमें दे रखी है 8x + 5y बराबर 9,
और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 3x + 2y = 4। ठीक है, तो हमने इधर बराबर में 9 था, -9 = 0 कर लिया, बराबर में 4 था तो -4 = 0 कर लिया। ठीक, पहले हम इसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने की विधि पहले आप सीख चुके हो। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में, अगर एक्सरसाइज वो नहीं देखी हो तो एक बार उसे देख लें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे भी करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से एक चर का मान निकालते थे और वो उस दूसरी समीकरण में रख देते थे। ठीक है, कैसे, समीकरण 1 ली हमने, समीकरण 1 है हमारी 8x + 5y - 9 = 0। यहाँ से 5y का मान निकालें तो 9 इधर माइनस का, इधर आकर के प्लस का, इधर प्लस का 8x है, उधर जा करके माइनस का 8x, और y बराबर हो गया 9 - 8x/5। इसे हमने मान लिया समीकरण 3। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से निकाला हमने तो समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखते। ठीक है, अब जब समीकरण 1 से निकाला, समीकरण 2 में रखा हमने, 3x + 2, y का मान लगाया 9 - 8x/5 -4 = 0। ठीक है, तो 3x बराबर 2 के अंदर गुणा कराओ, 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16x/5 -4 = 0। तो क्या किया हमने, 18 माइनस के 16x/5 तो ऐसे रहने दिया, इधर माइनस के 4 थे उधर ले गए प्लस के 4 हुए, प्लस का 3x था उधर ले गए माइनस का 3x था, बटे में 1 लिख करके हमने करा दी तिरछी गुणा। 1 की जब 18 से कराएंगे 18, 1 की -16x से कराएंगे -16x बराबर 5 चौक 20 और 5 दिया 15x, वो भी किसके, माइनस के। x वाले एक तरफ लो और बिना x वाले दूसरी तरफ, माइनस के 16x ये हैं और माइनस के 15x इधर आए तो ये प्लस के 15x बराबर 20 हैं, इधर प्लस 18 उधर जा कर के माइनस के 18, माइनस के 16x और प्लस के 15x, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के x बचेंगे बराबर 2, तो x बराबर आ गया हमारा -2। ठीक है, अब x का मान रख दो समीकरण 3 में रखो तो y बराबर हो जाएगा 9 - 8 गुणा x का मान -2/5। ठीक है, तो 9 माइनस प्लस के 8 दूनी 16/5, 9 और 16 25/5 और 5 पंजे 25, y का मान कितना आ गया 5, यानी x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और फिर अब हमें वज्रगुणन विधि और देखनी है, यानी वज्रगुणन विधि से भी हल करना है इसको। तो ठीक है, चलो देखते हैं वज्रगुणन विधि। सेकंड विधि हम देखते हैं इसकी, वज्रगुणन। समीकरण 1 क्या थी हमारी, 8x + 5y - 9 = 0, और समीकरण 2 थी हमारी 3x + 2y - 4 = 0। ठीक है, वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए x और y है ना, यहाँ पे चर, x बटे और y बटे लिखा। ठीक है, और 1 बटे, अब समझ गए होगे इसके बटे में कैसे कैसे लिखेंगे। x को छुपाओ x के बटे में लिखने के लिए 5, 2 और -9 और -4। ठीक है, y के बटे में लिखने के लिए पहले तो -9 -4 लिख लेंगे। ठीक है, और y को छुपा लो, ये लिख दिया, क्या बचा 8 और 3। ठीक है, फिर 1 के बटे में लिखने के लिए 1 को छुपा लेंगे तो 8 3 तो ये ऐसे लिखा रहने देंगे, और क्या बचा 5 और 2, कराओ गुणा, x बटे 5 चौक 20 माइनस के 20 माइनस 9 दूनी 18 यानी माइनस के 18, y बटे 9 तिया 27 माइनस के 27, 1 गुणा के बाद में माइनस का निशान लगाते हैं, 8 चौक 32 माइनस के 32, 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 3 पंजे 15। सही, x बटे माइनस के 20 और ये +18 होगा, माइनस +18, y बटे माइनस के 27 और माइनस प्लस के 32, 1 बटे 16 माइनस 15 यानी 1। एक बार x बटे माइनस का 20 प्लस के 18 तो माइनस के 2, y बटे माइनस का 27 और प्लस का 32 तो प्लस के 5 बराबर 1 बटे 1। एक बार इसे इसके बराबर रखो, एक बार इसे इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x बटे -2 बराबर 1 बटे 1 ये रखा, तिरछी गुणा कराएंगे तो x बराबर -2 और y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, तिरछी गुणा कराएंगे तो y बराबर
5, यानी x बराबर -2 और y बराबर 5, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे ये पूछा था दोनों विधियों में से आप किसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ठीक है, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो वो कह देना कि हाँ हम इस विधि को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। आइए अब देखते हैं इसका चौथा सवाल। ठीक है, तो चौथा सवाल है इसका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने ये कह दिया है किसी बीजगणितीय विधि से, मतलब जो विधि आपको अच्छी लगती हो उस विधि से। और ज्ञात करने की हमने 4 विधि पढ़ी। नंबर 1 पढ़ी थी ग्राफीय विधि, फिर पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि, फिर पढ़ी थी विलोपन विधि, और आज पढ़ी है हमने वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो इन विधि में जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो लगती है विलोपन विधि। ठीक है, बाकी तुम्हें जो अच्छी लगती हो वो देख लेना। मतलब हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, उसके बाद में चारों में से किसी भी विधि से उसे हल कर सकते हो। जो तुमसे सबसे अच्छी तरीके से आती हो उस विधि से फिर आगे को हल कर देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। एक छात्र है जो 20 दिन रहता है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है वो, और एक छात्र जो 26 दिन भोजन करता है तो वो 1180 देता है। ठीक, तो देखते हैं इसे क्या पूछा है हमसे, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यानी छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग। ठीक है, तो माना मासिक व्यय का नियत भाग बराबर x रुपये, या इसे लिख सकते हैं माना नियत व्यय बराबर x रुपये, क्योंकि नियत व्यय है। या अगर यहाँ से देखोगे तो मासिक व्यय का एक नियत भाग। ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने मान लिया y। ठीक है, प्रथम शर्त से पहला जो छात्र है वो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है। ठीक है, तो नियत व्यय यानी जो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा, प्लस एक दिन के भोजन का मूल्य हमने y रुपये माना है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य 20y हो गया, बराबर कितने रुपए देने पड़ते हैं उसे, 1000। ठीक है, द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, एक दूसरा छात्र है जिसका नाम बी है, एक छात्र बी वो 26 दिन भोजन करता है, तो द्वितीय शर्त से जो उसका नियत व्यय था छात्रावास का यानी x प्लस एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपये, तो 26 दिन के भोजन का मूल्य 26y बराबर 1180 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक, तो रैखिक समीकरण युग्म हमारा क्या हुआ, x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, अब देखो इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हो। यहाँ पर देखो x के गुणांक बराबर हैं तो हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं, और दोनों ही प्लस के हैं, प्लस के हैं ना, तो घटाने पे होंगे, तो ये घटाने पे होंगे। ठीक है, जब हम इसे घटाएंगे तो घटाने पे हमें पता है चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हुआ, प्लस था तो माइनस हुआ। ठीक है, x से x कैंसिल, 20y है प्लस के और 26y है माइनस के, तो माइनस के 6y बराबर 1000 प्लस के और 1180 माइनस के, तो माइनस के 180, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 180 बटे माइनस के 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 6 तिया 18 जीरो, y का मान कितना आ गया 30। y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है हमारी x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20 y का मान 30 बराबर 1000, x प्लस 20 की 30 से गुणा करोगे 600 बराबर 1000, x बराबर हो गया 1000 माइनस के 600, तो x बराबर 400। x हमने क्या माना था, मासिक व्यय का नियत भाग, तो मासिक व्यय का नियत भाग बराबर आ गया 400 रुपये, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर आ गया 30 रुपये। ठीक, आ गया समझ। सेकंड पार्ट देखते हैं।
भिन्न वाला है सवाल। भिन्न वाले पीछे भी कर चुके हो सवाल। भिन्न वाले काफ़ी आसान सवाल होते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न तो हमारी अंश बटे हर होती है। कोई भी भिन्न, एक अंश होता है भिन्न में और एक हर होता है। ठीक है, तो माना अंश x और हर y, तो भिन्न क्या हो गई हमारी x/y। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या कह रहे हैं वो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी x/y है, में से अंश में से 1 घटा दिया तो कितनी हुई 1/3। देखो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसकी, तो 3x - 3 बराबर y, y इधर ले गए तो 3x - y - 3 बराबर 0, समीकरण 1। द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी x/y है, हर में 8 जोड़ दें तो क्या होगी 1/4। ठीक है, x/y + 8 बराबर 1/4, तो ये 4x बराबर y + 8, तो 4x - y - 8 बराबर 0। रैखिक समीकरण युग्म क्या हुए, 3x - y - 3 बराबर 0 और 4x - y - 8 बराबर 0। देखो y बराबर है, y के गुणांक बराबर है, लेकिन चिन्ह भी सेम है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर कटते हैं। तो ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस और माइनस था प्लस, y से y कैंसिल। 3x में से 4x कम करेंगे तो -x, और जब -3 प्लस के 8 तो प्लस के 5 बराबर 0, प्लस 5 इधर आकर माइनस का हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 5। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है हमारी 3x - y - 3 बराबर 0, तो 3x का मान 5 -y - 3 बराबर 0, 3 × 5 = 15, -y - 3 बराबर 0। 15 में से जब 3 कम करेंगे तो 12, -y बराबर 0, -y बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 12। अतः भिन्न क्या हो गई, x/y थी ना भिन्न, x का मान 5 और y का मान 12, तो भिन्न हो गई हमारी 5/12। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी हमें प्रश्नों की संख्या बतानी है कि हमारे उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, देखते हैं। तो सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटा, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक अगर कटते तो उसे 50 अंक मिलते टोटल। देखते हैं। माना सही उत्तरों की संख्या, यानी जो उसने सही उत्तर दिए उसकी संख्या x और जो उसने अशुद्ध उत्तर दिए उसकी संख्या y मान ली हमने। ठीक है, माना सही उत्तरों की संख्या x और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y। प्रथम शर्त से सही उत्तर पर से कितने अंक मिले 3 और अशुद्ध पर कितना कटा 1, तो सही उत्तरों की संख्या हमने मानी है x, उस पर कितने अंक मिले 3, तो 3x हो गए। माइनस अशुद्ध पर कटे, जब कटौती की गई तो माइनस करेंगे ना, तो माइनस का 1y, क्योंकि 1 अंक कटा, बराबर कितने थे टोटल 40। सही है। द्वितीय शर्त से सही पर उसे कितने अंक मिलते 4, तो सही पर अगर उसे 4 अंक मिलते तो 4x हो जाते। अशुद्ध पर कितने कटते 2, तो जब कट रहे हैं तो माइनस के करेंगे, माइनस के 2y बराबर, तब कितने हो जाते 50। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म हुआ हमारा 3x - y बराबर 40 और 4x - 2y बराबर 50। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर लें तो ये y बराबर हो जाएगा, y के गुणांक बराबर होगा नहीं होगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर जब हमने 2 से गुणा की तो 3 दूनी 6, माइनस के 2y और 40 दूनी 80 और 4x - 2y बराबर 50। ऐसे ही घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल। 6x में से 4x कम करेंगे तो 2x और 80 में से 50 कम करेंगे तो 30।
x बराबर 30/2, 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 पंजे 10, x का मान 15, x का मान 15 आया। x का मान समीकरण 1 में रख दो तो 3x का मान 15 माइनस y बराबर 40, 15 3 45 माइनस y बराबर 40, माइनस y बराबर 40 और माइनस के 45, माइनस y बराबर माइनस के 5, तो y बराबर 5। अतः सही उत्तरों की संख्या कितनी हो गई, x मानी थी हमने, वो आ गई 15, और अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी हो गई हमारी y, और वो हो गई हमारी 5। यानी सही उत्तर जो दिए थे उसने वो 15 थे, और जो गलत उत्तर दिए थे वो थे 5। अब फिर ये पूछ रहे थे टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो ठीक है 15 को उसने सही उत्तर दिए और 5 के गलत उत्तर दिए, तो इसका मतलब 20 ही तो प्रश्न थे उसमें। ठीक है, तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, यानी उसने जितनों का सही उत्तर दिया वो भी थे और जितनों का गलत उत्तर दिया वो भी थे। तो x प्लस वाई यानी x का मान 15, y का 5, टोटल कितने हो गए 20, यानी उस टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है हमारा। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यानी दो कारें हैं और हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलती है, तो एक कार A से चलेगी और एक कार B से आगे को चलेगी। ठीक है, तो वह कितने घंटे बाद मिलती है 5 घंटे बाद। और अगर दोनों विपरीत दिशा में चले, एक कार A से चले और दूसरी कार B से इस दिशा में चले, तो दोनों कितने घंटे बाद मिलती हैं 1 घंटे बाद। हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो माना स्थान A से चलने वाली कार की चाल, क्योंकि दो स्थान है ना A और B, एक A पर है और एक B पर, तो माना स्थान A से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और माना स्थान B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शर्त से क्या करें, वो दोनों कारें जो हैं वो 5 घंटे बाद मिलती हैं, तो फिर 5 घंटे में कार A भी चली होगी और कार B भी आगे को चली होगी। ठीक है, 5 घंटे पश्चात कार A द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो समय हमारा कितना है 5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे में निकालना है, और चाल हमने मान ली x, तो ये हो गया 5x किलोमीटर चलेगी दूरी। और ऐसे ही 5 घंटे पश्चात कार B द्वारा चली गई दूरी, तो 5y। ठीक है, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो उन दोनों को हम घटाते हैं। ठीक है, तो 5x माइनस 5y बराबर कितने, टोटल दूरी कितनी थी 100। ठीक है, हमने दोनों को घटा दिया। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो हमें दोनों की जो दूरी है चली गई दूरी वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, और जब दोनों अलग अलग दिशा में चलेंगी यानी एक इधर और एक इधर तो हमें वो जोड़नी पड़ेंगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब एक ही दिशा में होती है तो घटते हैं और जब अलग अलग दिशा में होती है अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ते हैं। ठीक है, तो 5x माइनस 5y बराबर 100, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100, A और B स्थान के बीच की दूरी। 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 100 बटे 5, और 5 से काटे 5 दूनी 10, 0, यानी x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 1। द्वितीय शर्त से अगर दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो कार जो A स्थान से चल रही है 1 घंटे में वो भी x किलोमीटर चलेगी, और जो कार B से चल रही है वो भी y किलोमीटर चलेगी, क्योंकि हमने x और y उनकी पर किलोमीटर चाल मानी है। ठीक है, तो x प्लस y कितना हो गया 100, क्योंकि अभी विपरीत दिशा में चल रही हैं तो ये जुड़ गई, और ये समान दिशा में थी तो ये घट गई। रैखिक समीकरण युग्म में क्या बने हमारे, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ दो दोनों को, जोड़ने पे ये 2x बराबर 120 तो x बराबर 60। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 60 माइनस वाई बराबर 20 माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60,
माइनस बाई बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस, बाई बराबर 40। अतः स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x मानी थी हमने, वो आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल हमने मानी थी y, वो आ गई हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखेंगे, अच्छा सवाल है। इसके बाद में आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ये तो पहली कंडीशन हो गई हमारी। दूसरी क्या कह रहे हैं? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई y इकाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमने मानी x और चौड़ाई हमने मानी y, तो ये होगा हमारा x बाई वर्ग इकाई। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या कह रहे हैं? प्रथम शर्त से कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें। तो लंबाई अगर 5 इकाई कम कर दें, लंबाई x माना है तो x माइनस के 5 हो जाएगी, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई हो जाएगी y प्लस के 3। तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों गुणा करानी पड़ेगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो पहले क्षेत्रफल था क्या था एक्स वाई, उससे 9 इकाई ये कम हो गया। बराबर करने के लिए इसमें 9 जोड़ेंगे। देखो लंबाई 5 कम कर दी, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी, तो इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई 9 वर्ग इकाई कम हुआ। तो बराबर करने के लिए, पहले वाले के बराबर करने के लिए हमने इसमें 9 जोड़ दिया। ठीक है, कराओ गुणा x की y से करेंगे एक्स वाई, एक्स की जब 3 से करेंगे तो 3x, -5 की y से करेंगे -5y, -5 की 3 से करेंगे -15, प्लस 9 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, या इधर लाएंगे तो माइनस का होकर के कैंसिल हो जाएगा। तो 3x -5y और ये माइनस के 15 प्लस के 9, तो माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, अब ये 67 वर्ग इकाई बढ़ गया ना ये। तो बराबर करने के लिए हमने जो पहले था एक्स वाई हमारा, उसमें 67 जोड़ दिया, क्योंकि बढ़ या घट पहले वाले से ही तो बढ़ रहा है। जो पहले वाला क्षेत्रफल है उसी से बढ़ेगा, और जो पहले वाला क्षेत्रफल है उसी से कम होगा, उसी की तुलना में। ठीक है, कराओ गुणा एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस 3 दूनी 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस के 67 बराबर 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या हुए? 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, और 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलो वज्रगुणन विधि से कर लेते हैं इसे सॉल्व, क्योंकि ये एक्सरसाइज वज्रगुणन विधि वाली थी। करने को किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वज्रगुणन से, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, या ग्राफीय से। ठीक है, तो हमने वज्रगुणन विधि से इसे सॉल्व किया। करो जरा x बटे, क्योंकि x और y दो चर हैं, x बटे में क्या लिखेंगे? x को छुपा लो, x को जब छुपाएंगे तो -5, 3, -6 और 61। y बटे, y को छुपा लो तो -6 और 61, तो माइनस के ऐसे ही रहने दो, तो ये आ गया 3 और 2। ठीक है, फिर 1 के बटे में लिखने के लिए इसे छुपाएंगे तो 3 और 2 तो ऐसे ही, और फिर ये आ गया -5 और 3। ठीक है, मतलब यहाँ पर जहाँ से ये ख़त्म होगा x के बटे में, y बटे वहाँ से शुरू होगा, जहाँ y बटे ख़त्म होगा वहाँ 1 बटे शुरू होगा, और ये पहले और लास्ट सेम होंगे। तो x बटे 61 पंजे माइनस माइनस प्लस के 305, माइनस का निशान लगाया, 3 छंग 18 माइनस के 18 बराबर y बटे 6 दूनी 12 और माइनस के 61 तिया 183 बराबर 1 बटे 3 तिया 9 माइनस 2 पंजे 10 माइनस के
एक्स बटे ये कितना हुआ 305 प्लस 18 हो गया माइनस माइनस प्लस, वाई बटे माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस के 183 बराबर 1/9 माइनस माइनस प्लस के 10। एक्स बटे ये हो गया 323, वाई बटे ये जब 12 कम करेंगे 171 बराबर 1/19। एक बार एक्स को इसके बराबर रखो, एक बार वाई को इसके बराबर रखो। जब हमने x को इसके बराबर रखा तो x बटे 323 बराबर 1/19, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 19x बराबर 323, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा 323/19, 19 से काटेंगे तो ये 17 बार कटेगा, 19 कम 19, ठीक है। और ये और जब y बटे 171 बराबर 1/19 रखेंगे तिरछी गुणा 19y बराबर 171, तो y बराबर 171/19, 19 नाम है 171, ठीक है। x हमने क्या माना था आयत की लंबाई और y क्या मानी थी हमने आयत की चौड़ाई। तो अतः आयत की लंबाई बराबर आ गई 17 इकाई और चौड़ाई आ गई हमारी y बराबर 9 इकाई, ठीक है। एक्सरसाइज फिनिश, समझ में आई होगी एक्सरसाइज, ठीक है, ओके।